वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैंने नादरा को अपने दफ्तर में बैठा रहने दिया और बाहर जाकर उन दो आदमियों को बुलाया जो नादरा के साथ आए थे। उनसे लतीफ़ के मुतालिक पूछा। मैंने उन्हें कहा कि वो मुझे बिल्कुल सही बताएं और सही राय दें। उन्होंने वही बातें बताईं जो नादरा मुझे बता चुकी थी और अपनी राय इन अल्फाज में दी। बंद दरवाज़ों के पीछे का हाल अल्लाह ही जानता है। कोई कहता है कि लतीफ़ और नादरा मुँह बोले बहन भाई हैं और कोई कहता है कि सब कहने की बातें हैं। इंसान बड़ी कमज़ोर चीज़ है। नादरा को हम सब अच्छी औरत कहा करते हैं क्योंकि हर किसी के दुख सुख में शरीक होती है, गरीबों की मदद करती है। किसी गरीब और नादार की बेटी की शादी हो तो उसका आधा जहेज़ बना देती है, लेकिन आखिर इंसान है। 16-17 बरसों से खाविंद के बगैर ज़िंदगी गुजार रही है, धन दौलत वाली भी है। ये तो इब्तिदाई कार्रवाई थी जो मैं कर रहा था। मेरे मुखबिर बहुत होशियार थे, लोगों के बंद दरवाज़ों के पीछे की बातें भी सुन लेते थे। मुझे अभी मालूम नहीं किस किस की खुफिया रिपोर्ट लेनी थी। मैंने लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। दूसरे थानों को इतला देने के लिए मुहर्रर से कहा कि कागजी कार्रवाई मुकम्मल करे। गुमशुदगी की तफ्तीश शुरू करने से पहले पुलिस को लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई करना पड़ती है। वो मुहर्रिर के सुपुर्द की मैंने कि वो मुकम्मल करे और मैं नादरा के साथ उसका घर और गिरदोनवा देखने के लिए चला गया। लड़का सुबह 10 बजे के लगभग घर से खेलने के लिए बाहर गया था, फिर वापस नहीं आया। उस रोज़ स्कूल बंद थे, शायद इतवार था। मैंने घर देखा, गली देखी। इस गली के दरमियान से एक गली बाएं को जाती थी। 5 घरों के बाद गली एक मैदान में ख़त्म होती थी। मैदान से आगे खेत थे और खेतों से आगे बंजर इलाका। इस गली के घरों के चंद एक आदमी और कुछ बच्चे तमाशा देखने के लिए बाहर आ गए। मैंने उनसे पूछा कि परसों 10 बजे के लगभग इनमें से किसी ने हनीफ को किसी के साथ देखा होगा। किसी ने नहीं देखा था। मैं मैदान से आगे चला गया। एक पगडंडी मैदान में से होती हुई खेतों में से गुजरकर आगे चली गई थी। खेतों में चंद एक आदमी काम कर रहे थे। उन्हें बुलाकर पूछा कि परसों 10 बजे के लगभग यहाँ कोई टांगा, यक्का या घोड़ा रुका होगा और 15 साल के एक लड़के को उस पर ले जाया गया होगा। इनमें से किसी ने भी नहीं देखा था। मैं थाने चला गया। मुझे मुश्तबा अफराद को बुलाना था। नादरा का भाई उलिया नहीं मिला था। वो कस्बे में नहीं था। उसे लाने के लिए 2 कांस्टेबल बगैर वर्दी भेज दिए गए थे। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि नादरा के खामिद को साथ लेकर आए। हेड कांस्टेबल अभी थाने से निकला ही था कि एक दराज कद, बड़े साफ सुथरे रंग और दिलकश चेहरे वाला आदमी अंदर आया। उसने बोस्की की कमीज़ और लट्ठे की शलवार पहन रखी थी। उम्र 40 से कुछ कम ही लगती थी। वो सीधा मेरे पास आया और अपना नाम लतीफ़ बताया। उसे देखकर मुझे खुशी हुई। नादरा के खाविंद के बाद मुझे इसे भी बुलाना था। मैं बाहर गया हुआ था। उसने कहा, अभी अभी वापस आया हूँ और पता चला है कि नादरा का बेटा लापता हो गया है। मैं अपनी ज़मीनों पर गया हुआ था। क्या ख्याल है आपका? लड़का मिल जाएगा? सच्चे दिल से ढूंढो तो खुदा भी मिल जाता है, मैंने कहा। मैं जिन भूत तो नहीं। आपने मदद की तो लड़का ज़रूर मिल जाएगा। ये था वो वाहिद शख्स जो नादरा के घर आता जाता और उसके सारे काम करता था। मैंने नादरा को देखा था, खूबसूरत औरत थी। अब इस शख्स को देख रहा था। ये भी खूबरू और तनुमंद आदमी था। नादरा को यह आदमी अच्छा लगना चाहिए था। इसकी पसंद अच्छी थी। मुझे ख्याल भी आया कि नादरा इसी आदमी की खातिर खाविंद के पास नहीं जाती। मैंने इस शख्स से पूछा कि वो किस पर शक करता है। उसने किसी पर भी शक जाहिर न किया। नादरा के खाविंद के मुतालिक उसने कहा कि वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता, न वो ऐसी जहनियत का आदमी है। मैंने जिस तरह नादरा के आगे वो तमाम वजूहात रखी थीं जिनकी बिना पर लड़के घरों से भागते हैं, और मैंने उससे पूछा था कि उनमें उसके बेटे के गायब होने की कौन सी वजह हो सकती है। इसी तरह मैंने लतीफ़ को ये सारी वजूहात बताकर उससे भी पूछा कि लड़का क्यों और किस तरह लापता हुआ होगा। लतीफ़ ने नादरा की तरह हर एक वजह पर लकीर फेर दी। मैं उस पर जिरा करता रहा और तबादला ख्यालात भी। उसकी बातों में खुद एतमादी थी, ज़रा सी भी झिझक नहीं थी। मैंने उस पर हमला करने का इरादा किया। देखो लतीफ़ भाई, मैंने कहा, मैं थानेदार हूँ। मुझे एक गुमशुदा लड़का तलाश करना है। ये मेरी सरकारी ड्यूटी है।
अगर मैं इसमें कोताही करूँगा तो मेरी नौकरी या तरक्की चली जाएगी। आप बहुत शरीफ इंसान हैं, लेकिन पुलिस हर किसी को कुछ और नज़रों से देखा करती है। मैं आपसे ऐसी बातें पूछूंगा जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन आपको मेरी हर बात का जवाब देना पड़ेगा। अगर बाद में मुझे पता चला कि आपने कोई बात मुझसे गलत बताई थी तो ये आपका जुर्म होगा और मैं आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ। नादरा और उसके बेटे के मुतालिक मैं कोई झूठ नहीं बोल सकता, उसने कहा। आप पूछें, क्या पूछते हैं? नादरा के बेटे की गुमशुदगी का बाइस आप हैं, मैंने कहा। वो जैसे तड़प उठा हो। बोला, वो कैसे? वो इस तरह के लड़का जवान है, सब कुछ समझता है, मैंने कहा। लेकिन वो छोटा है और जिस तरह मुझे बताया गया कि भोला बादशाह है और उसमें चालाकी नहीं है। वो आपके और अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं कर सका। वो यही कर सकता था कि घर से भाग जाए और अपने आप को कहीं ख़त्म कर ले। अगर वो रेलगाड़ी के नीचे आकर अपने आप को हलाक करता तो थाने में इत्तला मिल जाती और वो दरिया में डूब मरा होगा। ओह, उसने हैरान होकर कहा, आप एक बेबुनियाद शक में पड़ गए हैं। और सुनो लतीफ़ भाई, मैंने कहा, नादरा को उसके खाविंद ने अपने घर नहीं बसाया, लेकिन तलाक भी नहीं हुई। उसने देखा कि उसकी बीवी ने आपके साथ दोस्ती लगा ली है तो उसने बेहतर यही समझा कि अपने बेटे को इस घर से उठा ले। मैंने उसका चेहरा देखा। चेहरे पर घबराहट नहीं, गुस्सा था। वो बेचैन हो रहा था। क्या ऐसा नहीं हुआ कि आपने नादरा के किसी और उम्मीदवार को कोई ताना दिया हो और उसने नादरा के बेटे को गायब कर दिया हो? नहीं, उसने गुस्से में बड़ी दबंग आवाज़ में कहा, और उसने मुझे आप कहना भी छोड़ दिया। मेरी तरफ झुककर और उंगली का इशारा मेरी तरफ करके बोला, तुम खुशकिस्मत हो कि थानेदार हो और थाने में बैठे हो। अगर तुम थाने के अहाते से बाहर ये बात कहते तो। वो दांत पीसकर खामोश हो गया। मैं गुस्से के जवाब में गुस्से से बोलने वाले थानेदार नहीं था। अपने आप को ठंडा रखकर मैंने तफ्तीश में मोजिज़ों जैसी कामयाबियां हासिल की थीं। नादरा के साथ तुम्हारी क्या दिलचस्पी है? वो मेरी मुंह बोली बहन है, उसने कहा। इसमें कोई शक नहीं कि वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे उसकी सूरत, उसका कद-बुत, उसकी बातें और उसकी गैरतमंदी बहुत अच्छी लगती है। मैं उसके लिए हर कुर्बानी कर सकता हूँ और करूँगा। मुझे सिर्फ ये पता चल जाए कि लड़का किसके पास है, फिर वहाँ किसी थानेदार की और किसी मजिस्ट्रेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद ही थानेदार हूँगा और खुद ही मजिस्ट्रेट हूँगा। जनाब आली, नादरा बहुत साफ सुथरे इखलाक की औरत है, गलतफहमी दिल से निकाल दें। लतीफ़ यार, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इस वक्त मुझे ही थानेदार रहने दो। मुझे बताओ कि नादरा के खामिद के साथ तुम्हारी कभी बात हुई है? होती रहती है, उसने कहा। मुझसे पूरा जवाब सुन लें। लोगों के दिल गंदे हैं। मुझ पर और नादरा पर लोगों ने पीठ पीछे शक किए थे, अब भी करते हैं। एक रोज़ नादरा के खामिद ने मुझे कहा कि मैं नादरा के घर न जाया करूं। अब उन बात को जाने दें जो मेरे और उसके दरमियान हुई। वो बड़ा दिल गुर्दे वाला आदमी है। मैंने उसे यकीन दिला दिया कि नादरा को मैंने बहन बना रखा है और मुझे लोगों की बातों की परवाह नहीं। इस शख्स से मुझे कुछ भी हासिल न हुआ। वो मुझे कहने आया था कि मैं तफ्तीश में कोताही न करूं। उसने ये भी कहा कि लड़का बरामद करा दूं तो वो मुझे दिल खोल कर इनाम देगा। वो चला गया। नादरा का खामिद आ गया था। मैंने उसे बुलाया और पूछा कि उसका क्या ख्याल है कि लड़के को किसने अगवा किया होगा। उसने कहा कि वो कोई राय नहीं दे सकता। मालूम नहीं आपको किसी ने बताया है या नहीं कि मैं नादरा का खामिद हूँ, लेकिन हम अलहदा रहते हैं, उसने कहा। मुझे पता चलता रहता था कि नादरा ने लड़के को शहजादा बना रखा था। उसने लड़के की कोई बात पूरी नहीं की होगी, इसलिए वो घर से भाग गया। आपने कभी सोचा था कि अपने बेटे को आप ले जाएं? नहीं, उसने जवाब दिया। वो माँ के बगैर नहीं रह सकता। मैंने उसे मुश्तबा समझकर कई और बातें पूछी तो वो ताड़ गया। आप मुझे सीधे अल्फाज में ये क्यों नहीं कहते कि आपको मुझ पर शक है कि मैंने अपने बेटे को अपने पास रखने के लिए छुपा लिया है? उसने कहा, ये शक दिल से उतार दें। अगर मेरी ये ख्वाहिश होती तो मैं लड़के को कच्ची उम्र में उठा लेता, जब वो थोड़े दिनों में माँ को भूल सकता था। अब उसकी उम्र 15-16 साल हो गई है। मैं उसे अगवा करा सकता हूँ, अपने पास नहीं रख सकता। बात यह है जनाब, मैं लड़के की माँ को कोई दुख पहुँचाना नहीं चाहता। उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। उसके बाप के मरने के बाद मेरे दिल में आई थी कि उसके पास चला जाऊँ या उसे ले आऊँ, क्योंकि वो अकेली थी। लेकिन इस ख्याल से चुप रहा कि वो कहेगी कि मेरे दिल में उसकी ज़मीन जायदाद का लालच है। लालच को गोली मारो यार, मैंने उकताए हुए लहजे में कहा।
मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं कि तुम नादिरा के मुतालिक क्या सोचते हो। मैं कहता हूँ कि मुझे कोई इशारा दो कि मैं लड़के को बरामद करूँ। उसके साथ कुछ और बातें हुईं, लेकिन वो कोई इशारा ना दे सका। अलबत्ता मैं उसे बेगुनाह समझने लगा। अपने बेटे की गुमशुदगी पर वो बहुत भड़का हुआ था और जज्बाती भी बहुत था। मैंने लतीफ़ का जिक्र किया कि वो नादिरा के सारे काम करता है और उसके यहाँ जाता भी है। मैं नादिरा को जानता हूँ और लतीफ़ को भी। उसने कहा, आप मुझे नहीं जानते। अगर मुझे ज़रा सी भी खराबी नज़र आती तो मैं इस वक्त 2 कत्ल के जुर्म में फांसी चढ़ चुका होता। बाज़ लोगों के अंदर से अपने मतलब की बात निकलवाने के लिए गपशप का अंदाज़ इख्तियार करना पड़ता है। मैंने उसके साथ उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी की बातें शुरू कर दीं। मैं समझ नहीं सका कि नादिरा को तुम अपने घर नहीं ले जाते और वो भी दूसरी शादी नहीं की। मैंने उसे कहा कि ये तो दिमागी खराबी वाली बात नज़र आती है। इतनी खूबसूरत औरत को तुमने छोड़ क्यों रखा है। उसने आह भरी और सर झुका लिया। सर उठाकर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, दिमागी खराबी ही कह लें, लेकिन बात कुछ और है। मैं इंतकाम ले रहा हूँ। नादिरा से? नहीं, उसने कहा, अपनी माँ से। मेरा बाप नादिरा के बाप से 4 साल पहले मर गया था। उसे मेरी माँ अपना नौकर समझती थी, फैसले अपने चलाती थी। मैं उस वक्त कच्चे जहन का नौजवान था। जब मेरी शादी हुई थी, पहले ही दिन मेरी माँ ने मेरे दिमाग में बात डाल दी थी कि बीवी पाँव की जूती होती है। हालांकि उसने अपने खामिद को पाँव की जूती बना रखा था। वो मेरी माँ थी। मैंने उसका असर कबूल किया। नादिरा अपने घर गई और वापस आ गई। मेरी माँ ने मेरे कानों में उसके खिलाफ बातें डालनी शुरू कर दी। एक तरफ मेरी जवानी के जज्बात थे, दूसरी तरफ माँ का प्यार और एहतराम था। 5-7 दिनों में ही मैं तंग आ गया। कुछ समझ नहीं आती थी। नादिरा को मेरी माँ ने बहुत तंग किया। दूध मक्खन की घर में क्या कमी थी। मेरी माँ ने उसे कभी दूध का एक कतरा मुंह में नहीं डालने दिया था। नादिरा मुझे कहकर 4-5 दिन के लिए मैके जाऊंगी चली गई। मैंने एक रोज़ माँ से कहा कि मैं नादिरा को लेने जा रहा हूँ। माँ ने मुझे ऐसी ऐसी बातें कहीं कि मैं चकरा गया। ये मुझे बाद में पता चला था कि मेरी माँ ने मेरी तरफ से नादिरा को पैगाम भेजा था कि आना है तो खुद आ जाओ, मैं नहीं आऊँगा। उधर से नादिरा का जवाब आया तो मैं घर में नहीं था। माँ ने मुझे बताया कि नादिरा ने पैगाम भेजा है कि मैं गैरतमंद बाप की बेटी हूँ, अपने घर में बूढ़ी होकर मर जाऊँगी, तुम जैसे थुड़ दिलों के घर में नहीं आऊँगी। उसने इस किस्म की बहुत सी बातें सुनाई, जिनसे साबित होता था कि ये उसकी माँ की शैतानी सियासत काम करती रही है। नादिरा के खामिद ने अपनी माँ का असर कबूल किया और उसे बहुत देर बाद होश आई। उस वक्त तक नादिरा, उसकी माँ और उसका सूबेदार बाप इस मसले को अपनी गैरत और अपने वक़ार का मसला बना चुके थे। इसके जवाब में नादिरा के खामिद ने भी अज़दवाजी ज़िंदगी को अपने वक़ार पर कुर्बान कर दिया, लेकिन नादिरा को उसने अपने दिल से उतारा नहीं। नादिरा की सास ने जब देखा कि बहू तो हाथ से निकल गई है तो वो परेशान होने लगी। फिर नादिरा ने एक बेटे को जन्म दिया तो सास के दिल को तकलीफ़ होने लगी। नादिरा का बाप असर रसूख और रोब दाब वाला आदमी था, इसलिए लोग उसकी बात का असर ज़्यादा कबूल करते थे। लोगों ने नादिरा की सास को मुजरिम करार दे दिया। उसके साथ ही सास के दिल में पोते की मोहब्बत तड़पने लगी। माँ ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि नादिरा को ले आओ। नादिरा के खामिद ने मुझे सुनाया, 3-3.5 साल गुजर चुके थे। मैंने अपना वक़ार सामने रख लिया था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि मेरी माँ के दिल को बहुत तकलीफ़ हो रही है कि उसने अपने बेटे का घर आबाद नहीं होने दिया। मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था कि मैंने माँ को सज़ा देने की ठान ली। मैंने कहा कि मैं नादिरा को नहीं लाऊंगा। वक्त गुजरता गया और वो वक्त आया कि माँ ने रो रो कर नादिरा के खामिद से कहा कि बेटा, मैं तुम्हें इस तरह उजड़ा हुआ नहीं देख सकती, तुम्हारा घर आबाद देखना चाहती हूँ। औरतें मुझे अलग इल्ज़ाम दे रही हैं कि मैंने अपने बेटे का घर उजाड़ा है। नादिरा का खामिद कुछ तो पहले ही उखड़ा हुआ था, माँ को सज़ा देने पर आया तो इतना जालिम हो गया कि उसने अपना घर आबाद न करके माँ को अजियत में मुब्तला कर दिया। आखिर में उसने माँ से कहना शुरू कर दिया, अपने किए की सज़ा भुगतो। तुमने अपनी बहू को घर से निकाला था, वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती थी, तुम्हारे दिल में उसका ज़रा सा भी प्यार नहीं था। उसकी सज़ा तुम्हारे बेटे को मिली है और तुम्हें मिली है। वो मुझे सुनाता रहा और मैं सुनता रहा। उसकी नफ्सियात पर मैं बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसकी अकल की मैंने तारीफ़ की। ऐसी माँ के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए था। इस शख्स के साथ मगज़ खपाई करके मुझे कुछ भी हासिल ना हुआ। लड़के का कोई ज़रा सा भी सुराग न मिला।
लेकिन मुझे कुछ यकीन होने लगा कि लड़के को अदावत की बिना पर अगवा किया गया है। इस किस्म के अगवा में कत्ल का भी खतरा होता है। चुनाचे मुझे तेजी से हरकत करनी थी। वो रात गुजर गई। दूसरा दिन गुमशुदा लड़के के 2 गहरे दोस्तों को बुलाया। उन्होंने खाली तख्ती दिखा दी। वो कहते थे कि हनीफ शरारती लड़का नहीं था, उसने किसी लड़के को कभी नहीं छेड़ा था, लड़की को वो क्या छेड़ेगा। नादरा के मुतालिक मुझे मुखबिरों से रिपोर्टें मिलने लगीं। वो शराफत, मिलनसारी और गरीब परवरी की वजह से मशहूर थी, लेकिन अक्सर लोग कहते थे कि लतीफ़ के साथ उसके ताल्लुकात साफ सुथरे नहीं हो सकते। नादरा के खाविंद के मुतालिक भी मुखबिरों ने बहुत कुछ बताया, लेकिन इन तमाम रिपोर्टों में गुमशुदा लड़के का कोई सुराग नहीं था। एक रिपोर्ट ये थी कि लतीफ़ की बीवी उससे नाराज़ और शाकी रहती है क्योंकि लतीफ़ का दोस्ताना और दिलचस्पियाँ नादरा के साथ थीं। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था और 3-4 मरतबा लतीफ़ की बीवी रूठकर अपने मैके चली गई थी। लतीफ़ की बीवी के 2 भाई थे। इनकी लतीफ़ के साथ तू-तू मैं हुई थी। ये भी पता चला कि लतीफ़ की बीवी और नादरा की भी लड़ाई हुई थी। ये किसी के घर शादी के इज्तिमा में मार का हुआ था। नादरा ने लतीफ़ की बीवी की बहुत बेइज्जती की थी। नादरा ने यहाँ तक कह दिया था कि तुम तो नटनी हो, तुम इतने अच्छे खाविंद के काबिल कहाँ थीं। यह लड़ाई बड़ी सख्त थी। दूसरे दिन लतीफ़ ने अपनी बीवी को तलाक की धमकी दे दी थी। इस पर लतीफ़ की बीवी के भाइयों की तरफ से लतीफ़ के साथ दूर पार तक तुर्श कलामी हुई थी। ये 1 ही महीने पहले का वाक़या बताया गया। मुझे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि गुमशुदा लड़के के मुतालिक मुझे ज़रा सी भी कोई बात नहीं बताई जा रही थी। यूँ मालूम होता था जैसे लड़के को जिन भूत उठा कर ले गए हों। मैंने नादरा के बदमाश भाई नेमत अली उर्फ उलिया बदमाश को थाने लाने के लिए आदमी भेजे थे, लेकिन उसका भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इससे मेरा ये शक पुख्ता हो गया कि हनीफ को उलिया बदमाश ने गायब किया है और अगवा करने की वजह जायदाद है। बेशक हनीफ उसका भांजा था और ये भी कि नादरा ने अपने इस भाई को जायदाद में से हिस्सा पेश भी किया था, जो उसने लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन किसी इंसान के मुतालिक बसूख से बताया नहीं जा सकता कि उसके सीने में क्या पोशीदा है। एक दिन और गुजर गया। नादरा आ गई। मैं किसी और केस में मसरूफ़ था। 3-4 दिनों में ही उसका रंग पीला पड़ गया था। आंखें सूजी हुई और उनके नीचे स्याह हल्के पड़ गए थे। उसकी चाल बूढ़ी औरतों की तरह हो गई थी। उसे देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसने आते ही पूछा कि कोई सुराग मिला है। मैंने उसे झूठी तसल्लियाँ दी। मैं सोचने लगा कि उसका बेटा अगर कत्ल हो गया तो ये औरत तो जिंदा नहीं रह सकेगी। मैंने बहुत मन्नतें मानी हैं। उसने कहा, एक नजूमी ने बताया कि लड़का मिल जाएगा, मेरा बेटा आ जाएगा तो उसे अजमेर शरीफ जाकर उसके हाथों वहाँ रेशमी चादरें चढ़वाऊंगी। उसने मुझे बताया कि उसने क्या क्या मिन्नतें मानी हैं। मैं सुनता रहा और उसे कहा कि बाज़ आमिल और पीर काले अमल के ज़रिए गुमशुदा चीज़ या इंसान का पता चला लेते हैं कि वो कहाँ हैं, वो भी किसी ऐसे उस्ताद के पास जाए। कल हमारे महल्ले की मस्जिद के मौलवी साहब खुद ही मेरे घर आ गए थे। नादरा ने मुझे बताया। वो किताब निकाल कर बता देते हैं कि चोरी किसने की है और माल कहाँ है। मुझे कहने लगे कि मुझे तुम्हारे बेटे की गुमशुदगी की इत्तला रात को मिली थी। तुम्हारा यही एक बेटा है, अल्लाह उसे दुश्मनों से बचाए। मैंने रात को किताब निकाली तो कुछ और ही मामला निकला, इसीलिए चला आया हूँ। मौलवी साहब की बात सुनकर मैं बहुत ही परेशान हुई। कुछ और ही मामले से क्या मुराद है उनकी? मैंने कहा मौलवी साहब के पाँव पकड़कर कि वो जिस कदर दौलत मांगेंगे इनके कदमों में ढेर कर दूंगी, मुझे मेरा बच्चा वापस दिला दें। मौलवी साहब ने कहा कि मुझे दौलत का लालच नहीं, मुझे इंसानी हमदर्दी तुम्हारे पास ले आई है। मेरे सामने एक शर्त निकली है जो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। मैंने हाथ जोड़कर और रोते हुए उनसे शर्त पूछी। मौलवी साहब ने कहा कि मेरी किताब ने बताया है कि इस घर में कोई गैर मर्द आता है, ना महरम इस घर में आता तुम्हें अभी न जाने और क्या क्या नुकसान पहुंचाएगा। मैंने इन्हें बताया कि मेरे घर में एक ही नामहरम आता है और वो मेरा मुंह बोला भाई है। मौलवी साहब ने कहा कि तुम्हारे मकान के पिछवाड़े बड़े नेक जिन का बसेरा है, उसे इस घर में किसी गैर मर्द का आना सख्त बुरा लगता है। मुंह बोले भाई को भी वो गैर मर्द समझता है। उसने तुम्हारे बेटों को तुम्हारी नज़रों से ओझल कर दिया है और मुझे कहा है कि मैं तुम्हें बता दूं कि खैरियत चाहती हो तो जो आदमी तुम्हारे घर आता है उसके साथ ताल्लुक़ तोड़ लो, तुम्हारा बेटा खुद ही घर आ जाएगा। मैंने मौलवी साहब से कहा कि मैं ये शर्त पूरी कर दूंगी,
خدا کے لیے میرا بچہ واپس دلا دو۔ مولوی صاحب نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ میرا بچہ حاضر کرا دیں گے۔ تم نے شرط پوری کر دی ہے؟ میں نے نادرا سے پوچھا۔ ابھی نہیں، اس نے جواب دیا اور دور کے کسی گاؤں کا نام لے کر کہا کہ وہاں ایک ہندو سنیاسی ہے جو زمین کے نیچے کے بھی راز بتا دیتا ہے۔ لطیف اس کے پاس چلا گیا ہے، وہ آئے گا تو اسے کہہ دوں گی کہ میرے گھر نہ آیا کرے۔ مجھے اس عورت پر رحم آ رہا تھا، وہ بھٹکتی پھر رہی تھی، کسی نے جو بھی کہا وہ اس نے جان لیا۔ نادرا کے جانے کے بعد یہ مولوی میرے دماغ میں اٹک گیا۔ میں خود نادرا کے گھر گیا تھا اور اسے یہ شرط بتائی کہ وہ کسی غیر مرد کو گھر میں نہ آنے دے۔ یہ غیر مرد صرف لطیف تھا۔ مولوی نے کہا تھا کہ یہ شرط پوری کر دو تو تمہارا بیٹا واپس مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ لطیف کی بیوی روٹھ کر چند مرتبہ اپنے باپ کے پاس جا چکی تھی۔ اس کے بھائیوں کا جھگڑا لطیف کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ ایک ڈرامہ تھا جو میرے ذہن نے کھیلنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی عقل اور اپنے تجربے کی روشنی میں اس کا تجزیہ کیا تو میری پولیس کی حص نے مجھے حکم دیا کہ مولوی کو تھانے بلاؤ۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بھیج دیا کہ مولوی کو ساتھ لے آئے۔ نادرا سے کہا کہ وہ پیروں اور نجومیوں کے چکر میں نہ پڑے، اس کی بجائے گھر میں ختم قرآن کرائے اور خود نماز کے علاوہ نفل بھی پڑھتی رہے۔